नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ 12, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। तो इसके लेखक जो हैं यशपाल जी हैं। इसमें रचनाकार यानी लेखक ने यह रचना, जो इनकी यह रचना है लखनवी अंदाज, यह एक व्यंग रूप में लिखी गई है। और इन्होंने यह व्यंग, देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, व्यंग लिखा क्यों? यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य यानी बिना कथानक के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यानी उन्होंने जो इस रचना यानी लखनवी अंदाज व्यंग लिखने का उद्देश्य था, नई कहानी के जो लेखक थे, जो बिना किसी कथानक के, बिना किसी पात्र के, बिना किसी विचारों के कहानियाँ लिख रहे थे, उन पर व्यंग करने के लिए यह रचना लिखी गई थी। फिर आगे लेखक कह रहा है कि परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी को पढ़ा जा सकता है, यानी इसको पढ़ा। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी संस्कृति किसे कहा है? तो यहाँ पर परजीवी संस्कृति ऐसे व्यक्ति को कहा है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है, ऐसे लोग। आइए हम अपनी थोड़ा सा जान लेते हैं यशपाल जी के बारे में। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ठीक है, ये हुआ। मृत्यु 1976। इनकी जो रचनाएं हैं, कहानियों की बात करते हैं, तो ये चीज़ें जब आप आगे की कंपटीशन में जाते हैं, पूछता है रचना वगैरह। ज्ञानदान कहानी संग्रह है, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय। और उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता इनका उपन्यास है। दिव्या है पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यास हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के अपने चैप्टर की तरफ। लखनवी अंदाज, यहाँ पर लिखा हुआ है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल यानी शहर के चारों तरफ, शहर के आसपास का इलाका। ठीक है, शहर से थोड़ा सा दूर, आसपास ही। उतावली में फुंकार रही थी यानी वह जाने के लिए, चलने के लिए तैयार थी, हॉर्न बजा रही थी। आराम से, लेखक आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम भी अधिक लगते हैं। कह रहा है लेखक, यदि आपको सेकंड क्लास में जाना है तो आराम से जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको दाम भी अधिक देना होता है। दूर तो जाना नहीं था, कह रहा है लेखक, मुझे दूर जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। कह रहा है लेखक कि मैंने ज़्यादा पैसे देख करके सेकंड क्लास का टिकट मैंने ले लिया। क्यों लिया? कह रहा नई कहानी के बारे में, यानी वो लेखक यशपाल जी कुछ नई कहानी के विषय में सोच रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि मुझे एकांत मिल जाएगा तो मुझे थोड़ा सा नई कहानी के बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अगला। गाड़ी छूट रही थी सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर, यानी गाड़ी छूट रही थी, चल पड़ी थी, जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, यानी मैं उसमें थोड़ा दौड़ते हुए मैं चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी मेरा अनुमान था कि यह डिब्बा बिल्कुल, निर्जन का अर्थ होता है बिना लोगों के, यानी जहाँ पर कोई ना हो, निर्जन कहते हैं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी डिब्बा खाली नहीं था, उसमें कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। लेखक ने व्यंग में ही कहा, अपने मन में ही सोचा, व्यंग करते हुए, नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, यानी वो नवाब थे तो उन्होंने थोड़ा सा नवाबी तरीके से लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल एक तौलिए पर खीरे रखे हुए थे।
डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि यह कौन आ गया। शायद हो सकता है वो भी यह सोच करके बैठे हों कि इस डिब्बे में कोई नहीं आएगा। यानी मुझे देख करके नवाब साहब चौंक से गए। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक मन में ही सोच रहा है कि ये जो नवाब साहब बैठे हुए हैं शायद ये भी थोड़ा सा मजाक में सोच रहा है कि शायद ये भी मेरी तरह ही कोई निर्जन स्थान ढूंढ रहे थे, किसी नई कहानी के विषय में ये भी सोच रहे थे। फिर कह रहा है हो सकता है ऐसा भी हो कि जो ये खीरा खा रहे हैं इन्हें लगता हो कि अपदार्थ यानी जो बिल्कुल छोटी वस्तु है, जो मतलब जो बहुत कीमती नहीं है, तो ऐसी चीज़ मैं किसी के सामने कैसे खा सकता हूँ। हो सकता है इस डर से वो सोचे कि मैं एकांत बोगी में चढ़ूँगा तो मैं आराम से खाऊँगा, कोई आम लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उनको यह डर था। नवाब साहब ने संगति यानी साथ के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि जब नवाब साहब ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया तो भाई मेरा भी कोई मान सम्मान है, तो मैंने भी अपनी नज़रें उन पर नहीं गड़ाई, यानी मैंने उनको नहीं देखा, बल्कि मैं इधर उधर दाएं बाएं देखता रहा, यानी मैंने भी उन्हें इग्नोर कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले आगे में। ठाली बैठे यानी खाली बैठे। ठाली बैठे का मतलब खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक अपनी बात कर रहा है, कल्पना सोच रहा है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी मैं नवाब साहब की जो असुविधा हुई मेरे आने से और जो संकोच हुआ उसकी मैं कल्पना करने लगा। संभव है, हो सकता है, कह रहे हैं नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। यानी उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। यानी अब उन्हें थोड़ा सा हो सकता है संकोच इस बात का लग रहा हो कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मुझे जो आम लोग हैं वह यह देख न ले कि एक नवाब जो है कि सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा है। हो सकता है उन्हें इसलिए संकोच हो, क्योंकि नवाब हैं, उन्हें तो वैसे जाना चाहिए था फर्स्ट क्लास में, लेकिन वो सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अनुमान कर रहा है लेखक, कल्पना कर रहा है कि अकेले सोचा होगा कि मैं अकेले यात्रा करूंगा तो भाई टाइम थोड़ा बिताने के लिए कुछ ले लेता, तो उन्होंने स्टेशन से खीरे खरीद लिए। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, यानी किसी के सामने कैसे खाएं। हम कनखियों से यानी तिरछी नज़रों से, यानी अपनी नज़रों को छुपा करके नवाब साहब की ओर देख रहे थे। यानी मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष उनको नहीं देखा, मैंने तिरछी नज़रों, जब मुझे नहीं देखते तो मैं एक बार उनको देख लेता था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। यानी बाहर देख करके कुछ सोचते रहे, स्थिति को समझते रहे कि अब मेरे सामने एक आम शहर का व्यक्ति बैठा हुआ है और मैं नवाब हूँ, और फिर मैं कैसे इस खीरे को खाऊं। अगर मैं खाता हूं तो ये क्या सोचेगा कि भाई नवाबों का रहन सहन खान पान किस प्रकार का है, यह भी तो सामान्य जैसा है। तो कुछ उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूं ताकि मेरे इस खाने में, मेरे इस बैठने में नवाबी पन जो है कि वह झलके। ठीक है, यही वो सोच रहे थे कि दिखावा, वे सोच रहे थे दिखावा करना। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। यानी इतने में अचानक, यानी कुछ देर के बाद नवाब साहब ने अचानक संबोधन किया, यानी बुलाया। आदाब अर्ज, कहा आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक कह रहा है कि मैं उनके इस अचानक व्यवहार परिवर्तन
उनका जो ये व्यवहार बदला बदला सा नज़र आ रहा है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले इनका व्यवहार कुछ और था, अब कुछ और। क्योंकि जब मैं आया था तो थोड़ा ये संकोच गए थे, डर गए थे, और पहले उन्होंने मुझसे बात नहीं की, और अब काफ़ी देर बाद वो मुझे पूछ रहे हैं। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक कह रहा है कि मैंने भांप लिया कि आप जो है कि बड़े चालाक हैं, और लोगों की तरह मुझे भी अपना मतलब शराब की आप ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे इस प्रकार से और लोगों के सामने दिखाते हैं कि भाई हम बहुत ही शराफत है मेरे अंदर, हम बहुत ही अच्छे हैं, उसी प्रकार से मुझे भी आपने समझ लिया है। जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक़ फरमाए, यानी मैंने जवाब दिया कि नहीं कृपया आप, ये किबला यानी सम्मान सूचक यानी पूजनीय, यानी श्रीमान जी आप शौक़ फरमाएं, यानी आप खीरा खाएं। लेखक ने यहाँ पर मना कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नवाब साहब ने फिर, थोड़ा सा बड़ा करते हैं जूम इसको। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। यानी उनको खीरा खाना था, तो उन्होंने इधर उधर देखा और न चाहते हुए भी भाई लेखक को दिखाना था अपना नवाबीपन, तो उन्होंने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, यानी तौलिया बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। यानी उनको चाकू से निकाला, दोनों खीरों के जो सिरे हैं उनको काट दिया और झाग निकाला। आप देखते हो जब खीरा तीखा होता तो लोग ऐसा करते हैं ताकि जो उसकी तिताई है वह बाहर निकल जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से, यानी बहुत अच्छी तरीके से तौलिए पर सजाते हुए, यानी बहुत देखो कितने नवाबी पर दिखा रहे हैं, दिखावा। हम नवाबों का खान पान ऐसा होता है, आम लोगों की तरह नहीं होता है। सजाते हुए लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। यानी जब आप लखनऊ स्टेशन से खीरा लेंगे तो खीरे बेचने वाले आपको इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, और ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, नहीं दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से, यानी बहुत ही अच्छे से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी छिड़क दी, बुरकना है छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी वो खीरा काट रहे थे और उनकी भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा था कि उस खीरे को देख करके नवाब साहब के मुख में पानी आ गया था। ठीक है, जैसा हम देखते हैं ना कोई अच्छी चीज़ दिखती तो हमारे मुंह में पानी, ठीक उसी प्रकार से नवाब साहब के मुंह में भी पानी आ गया। हम कनखियों से, यानी तिरछी नज़रों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, यानी बहुत ही धनवान बनते हैं, नवाब बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी अपनी असलियत पर वो उतर आए हैं, यानी जो उनका असली रूप है उस पर वो उतर आए, यानी इनके मुंह में भी पानी आ गया है। ये अपनी असलियत को छुपा नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखो अभी लेखक सोच रहा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, यानी एक बार दोबारा फिर ऑफ़र किया खाने के लिए। लेकिन लेखक देखो खाता है कि नहीं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। लेखक कह रहा है कि जब मैंने उस खीरे को देखा जिस पे नमक छिड़का हुआ था, पता है आपको जब खीरे पे नमक छिड़के दो तो थोड़ा थोड़ा वो पानी छोड़ने लगता है, तो कह रहा है पनियाती फाँकें देखकर मेरे मुंह में भी पानी ज़रूर आ गया था, लेकिन इनकार कर चुके थे, यानी पहले मैंने इसके इनकार कर चुका था मैं, तो आत्मसम्मान निभाना
ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, यानी कोई खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी कमज़ोर है, यानी मेरी पाचन शक्ति भी कमज़ोर है। ऐसा कहा जाता है खीरा जो है कि गरिष्ठ में आता है, जल्दी पचता नहीं है। तो लेखक ने मना करने के लिए बहाने बना दिए कि मेरी इच्छा अभी नहीं है, खाने की तलब नहीं है और मेरा हाजमा भी बहुत कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाए, यानी श्रीमान जी आप खाइए। नवाब साहब में देखिए, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये नवाब साहब हैं, ये लेखक, ठीक है। ये देखो लोटा रखा हुआ है, ये गिलास वगैरह, ये खीरे रखे हुए हैं इन्होंने। नवाब साहब ने सतृष्ण, तृष्ण मतलब होता है ललचाना, इच्छा। सतृष्ण, तृष्ण मतलब इच्छा के साथ, यानी लालच के साथ आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। यानी एक तरह से देखो, नवाब साहब का मन तो ज़रूर कर रहा होगा खीरे खाने के लिए, लेकिन वे सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस आदमी के सामने खाऊं। यदि मैं खा लेता हूं तो यह आदमी क्या सोचेगा कि हम नवाब भी ये छोटी छोटी वस्तुएं जो ज़्यादा महंगी नहीं होती वो खाते हैं, ठीक है। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी लंबी सांस ली, यानी कुछ सोचते रहे बहुत ही, और लंबी सांस ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, यानी और पलकें अपनी, यानी वो जो सूंघ रहे थे तो उसके स्वाद, उसकी महक, उसके लालच की वजह से उनकी आंखें उस स्वाद को अनुभूत करने के लिए आंखें अपने आप मूंद गई। मुंह में भर आए पानी की घूंट गले से उतर गया है, यानी अब उनके मुंह में पानी भी आ गया था, उसको गले से नीचे उतार लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी खाए नहीं, वो दिखाने के लिए लेखक को। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर, यानी सूंघ कर रसास्वादन यानी स्वाद लेकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो यहाँ देख रहे हो नवाब साहब ने क्या किया, फेंक दिया उसे, सूंघा। तो क्या आपको लगता है इससे खीरे को कोई भी चीज़ आपको भूख लगी हो और आप उसे उठाओ, सूंघो और फेंक दो, तो क्या आपको उसका कोई स्वाद मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक यहाँ पर लेखक ने यह व्यंग नई कहानी लेखकों के ऊपर लिखा था कि कुछ ऐसे भी लेखक थे, नई कहानीकार, जो बिना कथानक के, बिना किसी विचार के, बिना किसी पात्रों के ही कहानियाँ लिखे जा रहे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ लेखक ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से हैं वे कहानियाँ जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, ये जो नवाब साहब है खीरा खा रहे हैं कि वो सूंघ लिए, तो क्या ऐसा है कि उनकी भूख, उनकी जो तृप्ति है, आत्मा शांत हुई होगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि इस प्रकार से कहानी भी लिखना, कहानी यही बिना कथानक, बिना विचार, बिना पात्रों की कहानी लिखना भी असंभव सा है। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका, यानी हमारे खाने का तरीका यह है। यानी नवाब साहब यहाँ दिखावा कर रहे हैं। पूरी कहानी जो है ये कह रहे हैं लेखक ने नई कहानीकारों के ऊपर व्यंग के लिए लिखा है, लेकिन इसे स्वतंत्र रचना के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यानी जो ऐसे लोगों के ऊपर भी यह व्यंग है जो लोग बहुत ही ज़्यादा दिखावापन करते हैं, ठीक है। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर भी यह व्यंग है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में, यानी उनके सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी झुका लेना पड़ा। यानी मैंने उनको सम्मान दे, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, हाँ भाई नवाबों का तरीका यही है, मैं मानता हूँ, मैंने भी उनके सम्मान में मैंने अपने सर को झुका लिया। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत, यानी दिखावा और सुंदरता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को
खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। यानी एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त होता है, यानी जो चीज़ हमारे सामने ना हो, यानी एक तरह से केवल महसूस करने लेना, यानी चीज़ों को खा करके ना बिल्कुल केवल महसूस करने से, यानी सूंघने से ही यदि हमें स्वाद मिल जाए तो कह रहे हैं कि एक तो बिल्कुल एक अजीब तरीका है। एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर यानी पेट की तृप्ति यानी शांति भी हो सकती है? यानी तृप्ति यानी भूख की शांति हो सकती है? तो कह रहा है बिल्कुल भी। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और देखो नवाब साहब दिखा भी रहे हैं डकार, जैसे आदमी खाना खाने के बाद और डकार लेता है, वैसे नवाब साहब ने डकार भी ली। नवाब साहब दिखावेपन में इतने बहक गए हैं कि क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ होश नहीं है। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता। शकील मतलब गरिष्ठ होता है, ठीक है। नामुराद यानी बेचारे मैदे यानी पाचन पर बोझ डालता है। फिर लेखक इतनी बातें उनकी सुनता है तो फिर क्या कह रहा है लेखक, ज्ञान चक्षु खुल गए, चक्षु यानी नेत्र, ज्ञान के नेत्र खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। कह रहा है लेखक कि मेरे ज्ञान के चक्षु, मेरे नेत्र खुल गए, मैंने पहचान लिया इस प्रकार के होते हैं नई कहानी के लेखक, जो बिना किसी कथानक के, बिना किसी विचार के, बिना किसी पात्रों के वे कहानियाँ लिख डालते हैं। किस प्रकार से वह है नई कहानी का? जिस प्रकार से नवाब साहब है बिना खीरा खाए ही डकार ले रहे हैं, यानी डकार ले रहे हैं यानी वो दिखा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से नई कहानीकार भी हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो लेखक यहाँ प्रश्न वाचक चिन्ह लगा करके छोड़ दिया है कि यदि कोई व्यक्ति खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो नई कहानीकार हैं वो बिना विचार, घटना और पात्रों के नई कहानियाँ लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। यानी कहानी में बिना विचारों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, बिना घटना की, उसमें घटना चाहिए, पात्र भी होने चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सबको यह पार्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे जब तो आपको साइड में एक बेल आइकॉन दिख जाएगा, आप उस पर प्रेस कर देंगे। उससे यह होगा कि जब मैं कोई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।